हेलो दोस्तों। आज फिर एक और कहानी आप सभी के लिए। लंच ब्रेक की घंटी बजी तो बच्चे अपना अपना टिफिन बॉक्स लेकर मैदान में आ गए। कुछ बच्चे टिफिन से पराठा निकाल कर खाने लगे तो कुछ मौसी की दुकान से समोसे और ब्रेड पकौड़े लेने दौड़ पड़े। सुरेश और उसके दोस्त महेश, बबलू और प्रशांत भी स्कूल की मुंडेर पर बैठकर एक साथ टिफिन खा रहे थे। चारों 5वीं क्लास में पढ़ते थे। अचानक से सुरेश की नज़र स्कूल की बाउंड्री के पीछे के घने जंगल में एक विशाल पेड़ पर पड़ी। सुरेश ने दोस्तों की ओर देखा। उनके चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। महेश ने कहा, सुरेश देखो, तुम जो भी कहो, लेकिन हम किन्नी के पेड़ के पास नहीं जाएंगे। सुरेश ने कहा, अरे यार, तुम तो ऐसे ही डर रहे हो। किरनी के पेड़ पर कोई भूत वूत थोड़ी रहता है। चलो यार, चलेंगे छुट्टी के बाद किरनी खाने। सुरेश और महेश की बात सुन रहा प्रशांत बोल उठा, यार, अगर हमें सच में भूत ने पकड़ लिया तो क्या होगा? बबलू ने भी कहा, जो भी हो, मेरा तो किरनी खाने का बहुत मन है। सुरेश ने अपने सारे दोस्तों को मना लिया था। इतने में लंच ब्रेक की घंटी बजी और चारों अपनी क्लास में चल दी। छुट्टी के बाद किरनी के पेड़ की ओर जाने का प्रोग्राम पक्का हो चुका था। छुट्टी होने के बाद चारों दोस्त स्कूल के पीछे के घने जंगल में पहुंच गए। किरनी का इतना विशाल पेड़ उन्होंने पहली बार देखा था। पेड़ की मोटी मोटी शाखाओं पर कहीं कबूतर का घोंसला था तो कहीं चिड़ियों ने डेरा जमा रखा था। पेड़ की जड़ों पर गिलहरियां उछल कूद कर रही थी। चारों ने अपने बैग वहीं रख दिए और आसमान तक ऊंचे पेड़ की को से किरनी तोड़ने की कोशिश करने लगे। तभी बबलू के दिमाग में आइडिया आया और पास ही पड़ी डंडियां उठाकर वह चारों दोस्त कोशिश करने लगे किरनी तोड़ने की। इतने में कुछ किरनियां गिरती हैं और वो खा लेते हैं। तभी बबलू अपना जूता उछालता है किरनी तोड़ने के लिए और उसका जूता ऊपर ही रह जाता है। ना किरनी नीचे आती है और ना जूता। महेश ने थोड़ा डरते हुए धीरे से कहा, कहीं ऐसा तो नहीं बबलू कि तुम्हारा जूता पेड़ पर रहने वाले भूत ने लपक लिया हो? बबलू यह सुनकर डर गया। उसे भूत के साथ ही माँ की डांट का डर भी सताने लगा। लेकिन सुरेश ने कहा, चल, कोई भूत वूत नहीं होता यार, चलो यार खेलते हैं। मैं तुम्हारा जूता पेड़ से बाद में उतार दूंगा, पक्का। चारों फिर से पेड़ के नीचे खेलने लगे। वे खेल में इतने मशगूल हो गए थे कि दूर पश्चिम में डूबते सूरज का भी ध्यान नहीं रहा। अब जब शाम हो चुकी थी तब जाके उन्हें होश आया। अब हवा भी तेज तेज चलने लगी थी। कुछ देर पहले तोतों, चिड़ियों, कौओं और गिलहरियों की जो आवाजें आ रही थी अब वो भी बंद हो गई थी। सारे पक्षी भी अपने घोंसले में जा चुके थे। हवा ने जल्द ही आंधी का रूप ले लिया और जंगल में साए साए की आवाजें आने लगी। खुद को बहादुर दिखाने वाला सुरेश की भी हालत खराब होने लगी और तेज हवा चलने के कारण बबलू का पेड़ की डाल पर टंगा जूता नीचे गिर गया। बबलू ने राहत की सांस ली और सुरेश ने कहा, देखा, कहा था ना मैंने, कोई भूत नहीं होता। लेकिन हवा की साए साए का रहस्य उन्हें समझ नहीं आ रहा था। अंधेरा बहुत हो चुका था और इस वजह से उन्हें रास्ता नहीं पता चल रहा था। चारों को कुछ नहीं सूझा और वो वहीं रहे। बबलू अचानक चिल्ला उठा, देखो, भूत आ रहा है। सारे बच्चों ने बबलू के हाथ के इशारे की ओर देखा। वाकई में एक काला साया उनकी ओर आ रहा था। चारों की सांसें अटक गई। धीरे धीरे वो साया उनके और करीब आ गया। अचानक वे तीनों चिल्ला पड़े, अरे, यह तो गंगू का गधा है। गंगू के गधे को देखकर उनको सुकून मिला और सुरेश ने कहा, डरने के बजाय हमें हिम्मत जुटाकर घर की ओर चलना चाहिए। चारों गंगू के गधे पर बैग लाद दिए और चारों गंगू के गधे के पीछे पीछे चलने लगे। कुछ देर बाद उन्हें गांव दिखता है और वो बहुत खुश हो जाते हैं।
जैसे ही वो गांव में घुसते हैं तभी वो देखते हैं कुछ लोग टॉर्च लिए उनकी ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। जब थोड़ा पास जाकर देखते हैं तो वो उन बच्चों के मम्मी पापा होते हैं। वो उनसे मिलकर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं उस जंगल में दोबारा कभी मत जाना। यह बात जैसे आग की तरह फैल जाती है। अगले दिन पूरे स्कूल में चारों के जंगल में गुम हो जाने की कहानी जंगल की आग की तरह फैल जाती है। सब उनसे कल जो हुआ उसका किस्सा पूछने लगते हैं। मास्टर जी ने कहा, सुरेश मुझे वो बात बताओ जो कल हुई थी। सुरेश ने सब कुछ बताया। मास्टर जी साए साए की बात सुनकर हंसने लगे और उन्होंने बताया, आंधी या तूफान के समय तेज गति से चलती हवा रास्ते में आने वाली चीज़ों पर टकराकर साए साए या सीटी की सी आवाज़ पैदा करती है, जिसे हिंदी में घर्षण और अंग्रेजी में फ्रिक्शन कहा जाता है। चारों दोस्तों को के साथ ही पूरी कक्षा को भी अब किरनी के पेड़ के भूत का रहस्य समझ आ गया था।